Hi everyone, welcome back to your academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma. Hope you all are fine. So आज हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं. ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है. मैंने इसको बिल्कुल इसी तरीके से बोर्ड पर लगाया है ताकि आपको फील आए कि ओरिजिनल पेपर कुछ इस तरीके का हो सकता है. ठीक है, तो ये बिल्कुल चंडीगढ़ का ऑफिशियल पेपर है, लेकिन ये टीजीटी का पेपर है. अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको पीआरटी भी करवा दिया, टीजीटी भी करवा दिया, पीजीटी भी ले आऊंगी कल ढूंढ के. हर लेवल है ना सेम है. ठीक है, हर कोई लेवल है वो सेम है. मतलब टीजीटी भी ऐसे ही है, पीजीटी भी ऐसे ही है, पीआरटी भी ऐसे ही है. लगभग सभी लेवल्स क्या हैं, सेम से ही है. मतलब कहने का मतलब कोई भी आप लेवल कर रहे हो तो सारे लेवल लगभग सेम है. ठीक है, ये मत सोचना ये टीजीटी है पीजीटी. और जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं, आप खुद देखना, आपको 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आते पाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड को. स्टार्ट करते हैं. चंडीगढ़ के क्वेश्चन मुझे सबसे आसान लग रहे हैं बाकी पेपर्स की कंपैरिजन में, एनवीएस, केवीएस और इन सब के. देखो, हु इज क्रेडिट द एडवोकेसी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग. डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में किसने बोला है? ठीक है, तो डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में किसने बोला है? क्रिएटिव वीडियो में लगातार टिल एग्जाम यहाँ ये क्या करवा रही हूँ, प्रैक्टिस ही करवा रही हूँ. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग ऑफ, तो डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है भाई? चाइल्ड लर्निंग वाले चैप्टर में बहुत डीपली पढ़ चुके हैं आप. डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर ने. ठीक है, किसने दिया है भाई? जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट. तो आपको ध्यान रखेंगे. ठीक है, ये 2015 का पेपर है. ठीक है, प्लेलिस्ट आज आपको बन जाएगी. नेक्स्ट है जीन प्याजे इज. जीन प्याजे क्या है? प्रेगमेटिज्म, मतलब प्रेगमेटिज्म थे, डिस्कवरी लर्निंग से रिलेटेड थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, या सोशियो कल्चर अप्रोच ऑफ लर्निंग से रिलेटेड थे. तो यू ऑल नो वेल, सबको पता है कि जो जीन प्याजे हैं वो किससे रिलेटेड हैं भाई? कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड हैं. ठीक है, तो जीन प्याजे हैं वो किससे रिलेटेड है भाई? कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है. अब तो वही सोके होगी ना, सही है. तो किससे रिलेटेड है भाई? कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब से रिलेटेड है. कौन? आपके जीन प्याजे. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज ओनली वन न्यू क्वेश्चन फॉर यू, इसको लर्न कर लो. हु इज क्रेडिट विद द कमिंग टर्म्स. कौन टर्म से रिलेटेड है? अनस्कूलिंग एंड डी स्कूलिंग. अनस्कूलिंग एंड डी स्कूलिंग की टर्म से रिलेटेड कौन है? तो अनस्कूलिंग और डी स्कूलिंग की जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी भाई? जॉन हॉल्ट के द्वारा दी गई थी. अनस्कूलिंग और डी स्कूलिंग की टर्म क्या थी भाई? स्कूल में आने से पहले बच्चे ये कहते हैं कि स्कूलिंग करवाओ बच्चों की, बट डी स्कूलिंग भी होनी चाहिए. डी स्कूलिंग का मतलब आप स्कूल्स के रूल्स बच्चों पे मत थोपो. वो चाहते हैं नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, घर पे पढ़ना है, अपने तरीके से पढ़ना है. तो ये सब कुछ जो टर्म्स थी तो वो आपको ध्यान रखना है. तो जॉन हॉल्ट, पीजीटी की एग्जाम डेट आ चुकी है आपका 10 फरवरी, 11 फरवरी को पेपर है. मैंने वीडियो भी बना दी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ. ठीक है, तो जॉन हॉल्ट रहेगा यहां पर आंसर. नेक्स्ट देखिएगा, जॉन डीवी है एसोसिएट विद. तो जॉन डीवी किससे संबंधित है? तो आपको पता है भाई, जॉन डीवी संरचनावाद, प्रेगमेटिज्म, व्यवहारवाद. प्रेगमेटिज्म क्या होता है कि जो व्यवहार है उसको करके सीखना, मतलब इस तरीके से. तो मतलब आप कहते हैं ना चीजों को आपस में कनेक्ट होके करके सीखो. तो प्रेगमेटिज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग से कौन संबंधित है भाई? जॉन डीवी. डिस्कवरी लर्निंग से संबंधित कौन है? ब्रूनर. डिस्कवरी लर्निंग से संबंधित कौन है? ब्रूनर. कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग से संबंधित ब्रूनर, प्याजे. ठीक है, सोशियो कल्चर से संबंधित वाइगोत्स्की. ठीक है, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट किंडरगार्टन स्कूल. किंडरगार्टन स्कूल के फाउंडर कौन है? फर्स्ट किंडरगार्टन स्कूल के फाउंडर कौन है? तो यू ऑल नो वेल कि फ्रेडरिक फ्रोबेल. ठीक है, इसमें सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आए हुए हैं. टीजीटी में एक्चुअली टीचिंग एप्टीट्यूड ज्यादा नंबर की आती है ना, 20 क्वेश्चन है तो ज्यादा है. बाकी पीजीटी में तो 6-7 ही आते हैं, पीआरटी में 10 आते हैं ना, 10 से 15. तो फ्रेडरिक फ्रोबेल है, आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर लीड टू टेक द लेक्चर मेथड ऑफ इंटरेस्टिंग. ये कह रहा है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर यूज्ड टू मेक द लेक्चर मेथड ऑफ इंटरेस्टिंग. ये कह रहा है भाई क्या ऐसी चीज है जिससे आपका लेक्चर मेथड इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो वो आपका बताना है. थैंक यू सो मच कमल. आपको बताना है कि क्या चीज है. आपको मुझसे पढ़ के इंग्लिश इंटरेस्टिंग लगने लगी, बहुत अच्छी बात है, बट चंडीगढ़ की जो तैयारी कर रहे हैं मैं बता दूं आपको, चंडीगढ़ में वोकेबलरी ज्यादा आएगी, ग्रामर कम आएगी. चंडीगढ़ के एग्जाम की स्पेशली बात करूं तो.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर यूज टू टेक द लेक्चर मेथड इंटरेस्टिंग। तो भाई लेक्चर मेथड इंटरेस्टिंग नहीं लग सकता, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है? मतलब 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो लेक्चर मेथड को पॉजिटिवली डिफाइन करते मिलेंगे, एक पॉइंट तो ऐसा होगा जो लेक्चर मेथड को पॉजिटिवली डिफाइन नहीं करता मिलेगा। तो ये कह रहा था लैंग्वेज ऑफ ए लेक्चर शुड बी क्लियर एंड प्रेसी एंड शार्प। भाई लेक्चर की जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, वो एकदम शार्प होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर शुड प्रोवाइड रोड मैप फ्लो चार्ट विद द पॉइंटर्स इंडिकेटर्स एंड लर्नर्स टू फॉलो द कोर्स ऑफ द लेक्चर्स। ये कह रहा है जो टीचर होता है वो कोई भी फ्लो चार्ट वगैरह लगा ले अपने लेक्चर के बीच में, ठीक है, कोई भी मतलब पॉइंटर्स इंडिकेटर्स यूज करे तो बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट है द टीचर शुड डोमिनेट द माइंड ऑफ द स्टूडेंट टू रिमेन दैम द अथॉरिटिवली। टीचर्स जो है बच्चों के माइंड पर डोमिनेट करे, तो आपको पता है ऐसा नहीं करेगा भाई। द सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी द रेशनली साउंड एंड लॉजिकल। लॉजिकल होनी चाहिए, साउंड बढ़िया होनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है ये। तो द टीचर शुड डोमिनेट द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, तो ये ऐसा नहीं होता है, तो आंसर क्या रहेगा भाई? सी रहेगा। आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट देखो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वाज लॉन्च्ड इन। तो आपको पता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी दैट इज 1986। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी एजुकेशन की थी। सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में आई थी, 68 को उल्टा कर दो 1986 में आई थी, ठीक है। फिर 1992 में इसको मॉडिफाई किया गया था और इसके बाद 35 साल बाद लगभग आपकी 2020 में NEP 2020 जो कि पूरा डिटेल से आपको पढ़ना है। हाँ, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है सबसे फेमस है 1986। नेक्स्ट है समेटिव इवैल्यूएशन अक्योर। जो समेटिव असेसमेंट होते हैं, देखो कितने छोटे क्वेश्चंस है ना, मैं बल्कि जो प्रैक्टिस में करवाती हूँ वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाती हूँ, मुश्किल है ना, बट ऑफिशियल पेपर देखो कितना ही आसान है ना, देखिएगा। और ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट में इसलिए लाई कि दिखे ये ऑफिशियल पेपर है, तुम्हें पढ़ने में फील आए। नेक्स्ट है समेटिव इवैल्यूएशन ऑक्योर। जो समेटिव इवैल्यूएशन होती है उसके अंदर क्या होता है? इन द बिगिनिंग ऑफ यूनिट ऑफ द स्टडी, वो पढ़ाई के शुरू में होती है। तो समेटिव असेसमेंट सबको पता है भाई, समेटिव असेसमेंट मिडल ऑफ द यूनिट नहीं होती है, फॉर्मेटिव होता है, डेली इन क्लासरूम या एंड ऑफ द यूनिट ऑफ द स्टडी। तो आपको पता है पढ़ाई के एंड में जो होती है वो कौन सी असेसमेंट होती है भाई? वो आपकी समेटिव असेसमेंट होती है। तो पढ़ाई के एंड में जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? समेटिव असेसमेंट होती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इज असेंशियल इन एजुकेशन प्राइमरली बिकॉज। भाई जो टेक्नोलॉजी है एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इट मेंटेन्स अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। इट मेक्स द टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ये पढ़ाई को प्रभाव बनाता है, एफिशिएंट बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, बिल्कुल भाई। इट फॉलोड द सेल्टिक इंस्टीट्यूशंस, इसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले ये पेपर इंग्लिश में आया था, ध्यान से सुनो, 2015 का पेपर है, तब सिर्फ इंग्लिश में आता था चंडीगढ़ का पेपर, बट अब टेंशन ना लो, अब बाइलिंगुअल आता है, दोनों भाषाओं में पेपर आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। पहले सिर्फ इंग्लिश में आता था, इंग्लिश का पेपर है ये, ठीक है, पहले सिर्फ इंग्लिश में होता था, जो इंग्लिश TGT का पेपर दे रहे थे उनके लिए, बट अब बाइलिंगुअल आएगा, इस चीज से टेंशन मत लो, लेकिन ये इंग्लिश में ही है पेपर। नेक्स्ट है इट मेक टीचिंग बर्डन लेस, ये बर्डन सम बना देता है टीचिंग को, बर्डन लेस नहीं बर्डन सम, तो ऐसा नहीं है, आपको पता है। इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, तो ये इफेक्टिव बनाता है और एफिशिएंट बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है आंसर यहां पर रहेगा 2, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर। क्वेश्चंस करना, मतलब जब आप टीचिंग करवाते हो तो क्वेश्चन करना बहुत यूजफुल होता है, क्यों होता है, ठीक है। अनश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स, लर्नर का एक बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन वहां पर आपको दिखे। रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट ऑफ द लर्नर, लर्नर का रट्टाफिकेशन आपको दिखे। डिसिप्लिन द लर्नर्स, लर्नर का जो वहां पर एक तरह से आपको डिसिप्लिनिंग दिखे। एंड द प्रिपरेशन ऑफ लर्नर फॉर एग्जामिनेशन, या लर्नर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे। तो आपको पता है भाई क्वेश्चनिंग का मतलब क्या होता है। अब आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप रिप्लाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको पता है क्या है ये, अनश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्निंग इन द क्लास, लर्नर्स का क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन। जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो मैं लास्ट में रिप्लाई करूंगी, ठीक है। हाँ, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर इन द क्लास, तो आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है, बता दो तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो तुम्हें ना आता हो। एक डी स्कूलिंग वाला चलो नया हो सकता है किसी के लिए, बाकी कोई भी नहीं।
नेक्स्ट है, ए टीचर कैन बेस्ट डेवलप सोशल एंड मोरल वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स बाय। एक टीचर है वो अपने बच्चों के लिए सोशल एंड मोरल वैल्यूज डालना चाहता है, तो वो कैसा करेगा? ठीक है, बीइंग ए रोल मॉडल फॉर हिज और हर स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बन के रहेगा। डिलीवरिंग मैनी लेक्चर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ लाइफ, और रोज आके लेक्चर दें, जिंदगी का ये महत्व है, जिंदगी ऐसे है, जिंदगी ऐसे है, बहुत लेक्चर दें। एंड डिस्कसिंग द रेलिवेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स, वो बताए भाई ये टीवी के प्रोग्राम देख लेना, इनसे तुम्हें इमोरलिटी आ जाएगी। सेलिब्रेटिंग ऑल रिलीजियस फेस्टिवल्स, सभी प्रकार के रिलीजियस फेस्टिवल आप करें। तो आपको पता है भाई सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं अपने टीचर को फॉलो करते हैं, है ना, तो टीचर जैसा होगा बच्चे कहीं ना कहीं ऐसे ही बनते हैं, माँ बाप जैसे होते हैं बच्चे कहीं ना कहीं वैसे ही बन जाते हैं। तो हमेशा यदि टीचर कोई वैल्यूज को डेवलप करना चाहता है तो अपने खुद के अंदर वैल्यूज डेवलप करे, है ना। मैं खुद यदि वैल्यूएबल हूं तो मैं तुम्हारे अंदर वैल्यू डेवलप करूंगी। मान लो मैं खुद सिगरेट पीती हूँ, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, आई एम नॉट डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग। मान ले मैं खुद सिगरेट पी रही हूँ, मान लो मैं एक मेल हूँ, मैं खुद सिगरेट पीती हूँ और मैं अपने बच्चों को कहूँ सिगरेट पीना हानिकारक है, और स्कूल के बाहर जाके टीचर सुट्टा लगाता दिखे, तो बच्चा क्यों ही मानेगा सिगरेट पीना हानिकारक है? तो कहने का मतलब आप जो लोगों को सिखाना चाहते हो पहले खुद मतलब बनो, खुद में कमियां है तो लोगों की कमियां ना छाटो। ठीक है, तो आंसर रहेगा यहां पर 1। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन क्या होता है? तो मतलब एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान को बढ़ावा देना। ठीक है, मॉडिफिकेशन बिहेवियर, बिहेवियर को मॉडिफाई करना। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करवाना, या फिर एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, या बच्चों को स्किल्स सिखाना। तो आपको पता है किसी भी एजुकेशन का मकसद क्या होता है? आपके व्यवहार में परिवर्तन करना। यदि मैं आपको पढ़ा रही हूं, आपने जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैम इतना रिजल्ट कैसे आता है, मतलब इतना आप देख रहे हो स्टेट का भी खत्म नहीं हुआ, 5-10 दिन जाने को, अपने फ्लैक्स अभी बन रहे हैं। तो पता है क्या, कभी भी सिर्फ पढ़ाई मैटर नहीं करती, रिजल्ट आने के लिए सिर्फ पढ़ाई मैटर नहीं करती कि आप सिर्फ पढ़ते रहो। पढ़ते तो बच्चे हर जगह हैं, पढ़ना मात्र नहीं होता है, पढ़ने के साथ वो मोटिवेशन, वो स्पिरिट कि आपको करके ही चीज को दिखाना है, आपने प्रूव करना है, वो बहुत जरूरी होता है पास होने के लिए, वो स्ट्रेटजी, वो माइंड सेटअप, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है जो सिर्फ आपने रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई कर ली। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा भाई? 3 रहेगा। आंसर क्या रहेगा? 3। नेक्स्ट है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, मतलब मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन होता है टीचिंग का। ठीक है, हाँ, ऐप पर जो पीवाईक्यू है उसका आंसर नहीं होता, वीडियो देखो साथ में, वीडियो के साथ पीडीएफ होगी ना, वीडियो में है। तो ये कह रहा है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल, स्टूडेंट का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन कैसे होगा? ठीक है, लेक्चर मेथड से। लेक्चर मेथड से कैसे होएगा भाई? मैं आपको लेक्चर दे रही हूं, नहीं होगा। ठीक है, ऑडियो विजुअल मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड से आपका पार्टिसिपेशन होगा, वो तो आप सुन रहे हो, देख रहे हो। टेक्स्ट बुक मेथड, टेक्स्ट बुक को पढ़ने से होगा, या फिर डिस्कशन मेथड, तो आपको पता है डिस्कशन मेथड से सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन आपका होगा, तो आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है, ए टीचर कैन अंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन डाइवर्स एबिलिटी क्लासरूम। आपकी विभिन्नता वाली क्लासरूम है, डाइवर्स एबिलिटी वाली क्लासरूम है, तो टीचर को क्या करना चाहिए उस क्लासरूम के अंदर? ग्रुप एक्टिविटी, मतलब बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटी लगवा दें। ठीक है, पीयर लर्निंग, आपस में मिलजुल कर आप पढ़ने लग जाओ। ठीक है, टीम टीचिंग, टीम टीचिंग का मतलब होता है, ध्यान रखना, टीम टीचिंग को ये मत समझना कि बच्चे मिलके पढ़ते हैं, वो टीम टीचिंग नहीं होता, वो तो पीयर ट्यूटरिंग होता है। टीम टीचिंग होता है जिसमें टीचर मिलके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो टीम टीचिंग, या डिफरेंशिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज, या आपको पता है भाई इंक्लूसिव है, डाइवर्स क्लासरूम है, तो डाइवर्स क्लासरूम है तो आपको डाइवर्स जो है डिफरेंशिएट टीचिंग एक्टिविटीज रखनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा आपका? 4। आंसर क्या रहेगा? 4। नेक्स्ट है, assessment is said to be the different from the evaluation primary because, ये कह रहा है असेसमेंट को इवेल्युएशन से पहले कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, मतलब क्या रीजन है? असेसमेंट लीड टू इवेल्युएशन, क्योंकि असेसमेंट से इवेल्युएशन की तरफ बढ़ता है इंसान, इवेल्युएशन से असेसमेंट, तो आपको पता है पहले असेसमेंट होता है फिर इवेल्युएशन होता है। बोथ कॉन्सेप्ट आर इंडिपेंडेंट, तो बिल्कुल भी नहीं है, दोनों इंटरलिंक है, दोनों सेम बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग हैं। ठीक है, तो असेसमेंट लीड्स टू इवेल्युएशन, आपको पता है असेसमेंट पहले होती है, असेसमेंट से बच्चे का मूल्यांकन होता है, इवेल्युएशन होता है, तो आंसर रह जाएगा आपका 1। आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ एन
एफिशिएंट टीचर इज, एक एफिशिएंट टीचर है मतलब एक बढ़िया टीचर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ एन एफिशिएंट टीचर इज, तो एक बढ़िया टीचर की क्या एबिलिटी हो सकती है वो आपको बताना है। कॉम्पिटेंसीज टू प्लान एंड प्रोवाइड इफेक्टिव गोल ओरिएंटेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब उसके अंदर एक क्षमता है कि वो गोल ओरिएंटेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड करे। स्किल्स फॉर द ड्रामेटाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, भाई सिर्फ ड्रामेटाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस सिखाए ऐसा नहीं है, ठीक है। जनरेटिंग मतलब कुछ कंपटीशन टाइप की भावना जनरेट कर दे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एबिलिटी टू एक्सप्लेन द लर्निंग मटेरियल विद क्लैरिटी, लर्निंग मटेरियल को क्लैरिटी से एक्सप्लेन करे, बिल्कुल ठीक है भाई। लेकिन हमें बेस्ट पे जाना है तो बेस्ट क्या होगा, कॉम्पिटेंसीज टू प्लान एंड प्रोवाइड द इफेक्टिव गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, कि उसके अंदर जो क्षमताएं हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर बच्चों का करवाना, तो वो सब कुछ उसमें आना चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा भाई, 1 रहेगा, आंसर क्या रहेगा 1। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू एंश्योर बेटर कम्युनिकेशन इन द क्लास ए टीचर शुड, एक अध्यापक है क्लासरूम में अच्छा कम्युनिकेशन चाहता है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, देखिएगा। डिलीवर लेक्चर एक्स्ट्रॉम पर, बहुत सारे लेक्चर डिलीवर करें ना। यूज नोट्स एज ए गाइड, नोट्स को यूज करें गाइड करने के लिए ना। रीड फ्रॉम द प्रिपेयर्ड नोट्स, जो प्रिपेयर्ड नोट्स हैं उनको रीड करता रहे, नहीं भाई। डिलीवर टॉक एक्स्ट्रॉम पर यूजिंग द एग्जांपल्स ऑफ द अदर डिसिप्लिन एज वेल, कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स क्रिएट करें इंटरलिंक करते हुए दूसरे तरीके से, तो ये एक अच्छा कम्युनिकेशन का वे हो सकता है। तो आंसर रहने वाला है आपका 4, ठीक है, आंसर क्या रहेगा भाई 4। नेक्स्ट है, न्यू लर्निंग सिग्निफिकेंटली डिपेंड ऑन, नई जो लर्निंग होती है मतलब आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो वो किस पर आधारित होता है, पार्टिसिपेटिंग न्यू बिहेवियर, आप एक नया व्यवहार के अंदर पार्टिसिपेट करो, मतलब कुछ नया सीखने के लिए आपको कुछ ही नई चीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। प्रीवियसली लर्नड एक्सपीरियंसेस, आपने पहले जो एक्सपीरियंसेस सीखे हैं वो डिपेंड करेंगे। रिवार्ड एंड पनिशमेंट डिपेंड करेगी आपकी लर्निंग। एंड आपका जो एथनिक बैकग्राउंड है, लर्नर्स का जो बैकग्राउंड है, अब ध्यान से देखिएगा। न्यू लर्निंग सिग्निफिकेंटली डिपेंड हो, नया ज्ञान डिपेंड होता है किस पे, आपकी प्री नॉलेज पे। आपकी प्री नॉलेज आपके नए ज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने पढ़ा होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, प्री एक्सपीरियंसेस हमेशा लाइफ में काम आते हैं। प्री एक्सपीरियंसेस के आधार पे आप न्यू लर्निंग को बेटर कर पाओगे। कुछ ना समझ में आए तो एलिमिनेट कर दो। नए व्यवहार की प्रैक्टिस करने से कभी नया व्यवहार नहीं आएगा। रिवार्ड एंड पनिशमेंट सेकेंडरी चीज है और बैकग्राउंड सेकेंडरी है, तो सीधी सी बात है प्रीवियसली आपने क्या सीखा है उसके लिए। नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अनरिलायबल प्रेडिक्टेबल ऑफ एजुकेशन अचीवमेंट इज, इनमें से एजुकेशन का सबसे अनरिलायबल मतलब जो सबसे सही तरीका नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बैकग्राउंड और ओरिजिन ऑफ द पेरेंट्स की क्या बैकग्राउंड है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट क्रिएट होना बिल्कुल जरूरी है, और इनहेरिट एबिलिटी टू लर्न, आपके अंदर एक छिपी हुई प्रतिभा है सीखने की, बिल्कुल जरूरी है। क्लासरूम बिहेवियर बिल्कुल जरूरी है, लेकिन पेरेंट्स के बैकग्राउंड का क्या ही लेना है। बच्चे को सिखाने के लिए आपको फर्क नहीं पड़ता कि उसका पेरेंट्स किस बैकग्राउंड से है, ठीक है, तो आप उस चीज पर नहीं काम करेंगे। तो आंसर यहां पर रहेगा 1। सबके आंसर्स के रिप्लाई लास्ट में मिलेंगे कंटेंट खत्म होने के बाद। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर ऑफ ए टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ, एक टीचर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर ऑफ ए टीचर लाइज इन, टीचर का एक फेलियर हो सकता है, किस वजह से टीचर फेल हो सकता है, मतलब टीचर का बिहेवियर, मतलब टीचर को फेलियर हो सकती है किस वजह से। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सोसाइटी के साथ, टीचर्स के साथ सही रिलेशन रखो, तो बिल्कुल रखो भाई। वर्बल एबिलिटी, आपके अंदर एक वर्बल एबिलिटी होनी चाहिए, बोलने की क्षमता, आप टीचर हैं तो बिल्कुल होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ द कॉन्क्योर टीचर, आपके अंदर अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट को बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैंडल करो, बहुत भयंकर तरीके से। अब मैं तुम्हारी सांस भी ना निकालने दूं, कमेंट सेक्शन में भी है फटाफट पिटाई कर दूं, तो ऐसा इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, फेलियर का रीजन बन सकता है। एक टीचर ओवर डोमिनेट करेगा, आपको पता है यार बच्चे ही तो है, पढ़ने आए हैं, तो उनको डोमिनेट करने का क्या मतलब, प्यार से सिखाओ, बीच बीच में थोड़ी हंसवा भी दो, क्या दिक्कत है ना। तो लंबी क्लास है तो बट अभी थोड़ी क्लास है तो हंस के क्या करोगे, पेपर सिर पे पढ़ लो, है तो ये आपको पता है। अब ये बता दो कि 20 में से कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो मुश्किल है? नहीं, चंडीगढ़ का पेपर बहुत मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन हल्के में मत लेना, 2015 का पेपर है ये, ठीक है। अब 2023 चल रहा है, तो ये मत सोचना कि लेवल ऐसा रहने वाला है। बट जितने प्रीवियस पेपर है मैं इसलिए करवाती हूँ कि उनसे
वो उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा लेवल के नहीं पूछते। अभी लेटेस्ट हुआ था 2023, अभी जो मैंने तुम्हें पीआरटी वाला करवाया पीछे 2022 वाला, वो भी बिल्कुल आसान था, ठीक है। मतलब आप कर लोगे, मतलब मुझे वो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जनरल बता रही हूँ कि ये मत सोचना कि इतना ही आसान पेपर आएगा। पेपर कैसा भी आ सकता, हमें तो सब कुछ पढ़ाई करनी है, इजी डिफिकल्ट हाई लेवल की सारी सारी, ठीक है। तो ये तो थी भाई इसकी टीचिंग एप्टीट्यूड। अब हम इसकी हिंदी और कर लेते हैं, बाकी सेक्शन कल करवाऊंगी, ठीक है। इसकी हिंदी और कर लो, कितनी आसान हिंदी है देख लो। मैंने तो मतलब मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत पढ़ा दिया देखो, हाँ हिंदी और कर लो इसकी, ठीक है। हिंदी सीडीपी आज हो जाएगी, बाकी इंग्लिश और जीएस वगैरह कल करवाऊंगी इसकी, ठीक है। मतलब इसका सेकंड सेक्शन करवा दूंगी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कितनी भाषाएं हैं, तो आपको पता है भारतीय संविधान के अंदर 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं टोटल, जो कि 8वीं अनुसूची के अंदर प्रदान है, 8वीं अनुसूची के अंदर जिनका डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो सबको पता है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्या है भाई, मनाया जाता है, एवरीवन नो। स्वर कौन सा है, यहां पर कुछ अक्षर लिखे हैं, कुछ वर्ण लिखे हैं, स्वर आपको फाइंड आउट करना है। क है, श है, ए है या अण है, तो आपको पता है ए क्या है भाई, स्वर है। देखो कितनी आसान हिंदी है, ए क्या है, स्वर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन विषम है, मतलब बहुवचन का कौन सा पेयर सही नहीं है। नीति का नीतियां ठीक है, आदत का आदतन नहीं होता, आदतें होता है, बात का बातें ठीक है, पहिया का पहिए ठीक है, तो कौन सा विषम है, मतलब कौन सा सही मैच नहीं है, तो आंसर आएगा यहाँ पर 2, आंसर आएगा 2। नेक्स्ट है व्याकरण में संधि का क्या अर्थ होता है, मतलब व्याकरण में संधि, संधि समास अच्छे से कर लेना, ठीक है। व्याकरण में संधि का क्या अर्थ होता है, दो शब्दों का मेल संधि होता है, दो अक्षरों का मेल तो कभी नहीं होता, आपको पता हमेशा शब्दों का मेल होता है। एक मिनट, दो शब्दों का नहीं होता, सॉरी, सही डेफिनेशन है दो वर्णों के, ध्यान से सुनना, इसके अंदर ना बिल्कुल सही डेफिनेशन तो कोई भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। व्याकरण में संधि क्या होती है, संधि की सही डेफिनेशन क्या होती है, दो वर्णों के मिलन से उत्पन्न विकार, सही डेफिनेशन तो ये होती है, ठीक है। जब दो वर्ण मिल जाते हैं और उनसे कोई विकार उत्पन्न होता है, उनसे कोई चेंज उत्पन्न होता है, चेंज उत्पन्न होता है तभी वो संधि होता है, चेंज उत्पन्न नहीं होता है तो वो संयोग बन जाता है, ठीक है ना। तो संधि तभी होती है जब उससे कोई चेंज होता है। तो दो शब्दों का मेल तो संधि नहीं होता है, दो अक्षरों का मेल, दो स्वरों का मेल, दो अक्षरों के मेल से बना तीसरा, तो हम बेटर ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो इसीलिए हम इस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे कि दो अक्षरों के मेल से बना तीसरा। इनडायरेक्ट है कि दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ तो कुछ तीसरा, ठीक है। तो इसीलिए हम 4 ऑप्शन के साथ जाएंगे, वो मतलब कॉमन सेंस है ऑप्शंस के हिसाब से। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम असाध्य बोलते हैं, ठीक है। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो असाध्य बोलते हैं। नेक्स्ट है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, सबको पता है भाई फेंक कर जो चलाया जाता है उसको हम अस्त्र बोलते हैं, और जो हाथ में रख के यूज किया जाता है उसको हम शस्त्र बोलते हैं, ठीक है। अस्त्र होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, तो आंसर यहां पर रहेगा आपका 1, आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है वाक्य में पूर्ण विराम का चिन्ह कहां पर प्रयोग किया जाता है, तो वाक्य में जो पूर्ण विराम लगाया जाता है वो कहां लगाया जाता है भाई, वाक्य के बीच में, वाक्य के थोड़ा ठहराव के लिए, तो सबको पता है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कब लगता है, जब आपका सेंटेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वाक्य के अंत में लगाया जाता है क्या, पूर्ण विराम, ठीक है। वाक्य के अंत में लगाया जाता है क्या, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है अरे उसने तो कमाल कर दिया, किस प्रकार का वाक्य है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो क्लियर दिख रहा है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, और वैसे भी सिंबल है, तो ये कौन सा हो गया भाई, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एकदम सडन फीलिंग जब आती है, अचानक आने वाले जो भाव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी। जैसे कि तुम अचानक से एक दिन मुझे मैसेज करोगे, मैम मेरा चंडीगढ़ में सिलेक्शन हो गया, फील करो यार, मतलब एक बार तो फील करो, बोल के तो देख लो, मतलब खुशी, मतलब फील तो करो, सोचो, 1 सेकंड के लिए सोचो, 1 सेकंड के लिए आप मुझे मैसेज कर रहे हो, मुझे फोन कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को बता रहे हो, मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं चंडीगढ़ में टीचर लग गई। 1 सेकंड के लिए ना फील करके देखो, फटाफट फील करो 1 सेकंड के लिए, कैसा लगा अभी बताओ, कैसा लगा, फटाफट कमेंट करो कैसा लगा। सोचो, फील करके तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है, आई कैन फील, तो रियल में सोचो कितना अच्छा दिन वो होगा, ठीक है। तो बच्चों
जिंदगी में एग्जाम, ये बात अलग है कि जिंदगी है तो एग्जाम है, एग्जाम में जिंदगी नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप सोचो कि सोच के आपको इतना अच्छा लग रहा है, तो जब आपका सच में सिलेक्शन होगा तो आपके पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके हस्बैंड को, मतलब कितना अच्छा लग सकता है। स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी मतलब बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे हो ना आप, मेहनत सफल हो जाती है। तो कहने का मतलब पढ़ लो आप, है ना। अब पेपर की एग्जाम की डेट आ गई ना पीजीटी वालों की, है ना, 11 फरवरी और 12 फरवरी, जनवरी और फरवरी 2 महीने हैं, पागलों की तरह लग के पढ़ लो, ठीक है। हाँ, मेरा अचीवर्स का नाम तो पक्का रोशन करोगे तुम, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। पीआरटी वाले दिमाग लगा के पढ़ लो, कब फरवरी में आपके चंडीगढ़ के लगभग सारे पेपर लिपट जाने हैं, ठीक है ना। स्पेशल एजुकेटर है, उसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगी टीजीटी की पोस्ट, ठीक है, जनवरी के एंड में, वो जब भी आएंगी मैं बता दूंगी, ठीक है। और कॉमन सेक्शन सबका वो लास्ट में आपको रिप्लाई करूंगी जो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए तुम्हें ये फील करवाया है कि तुम फील करो कि तुम्हें सिलेक्शन लेना है, तुम सिलेक्शन लेने के लिए बने हो, ठीक है। तुम ऐसे वैसे बच्चे नहीं हो, यू आर द अचीवर्स। तो नेक्स्ट है, तो ठीक है ना, तो अरे उसने तो कमाल कर दिया भाई। तो ये क्या है भाई, आपका विषमयादि बोधक। प्रश्नवाचक आपको पता है, प्रश्न होता है प्रश्नवाचक, निषेध जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी होती है, इच्छावाचक जिसके अंदर आप किसी को विश करते हो, आई विश भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा सिलेक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट है छाती पर मूंग दलना। नहीं तो घर वाले डायलॉग मारेंगे, यार छाती में मूंग दलता है, कुछ करता धरता है नहीं है। तो आपको पता है छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है पास रहकर दुख देना। फिर है ना सबको बेकार लगने लग जाओगे, सब ये डायलॉग मारेंगे, मेरी तो जिंदगी बीत गई तेरे फार्म भरवाते भरवाते, पेपर दिलवाते दिलवाते, बहुत हो गया यार, मेरे बस का नहीं है, पेपर नहीं दिलवाने जाऊंगा मैं तेरा अगला। ध्यान रख लो, ये डायलॉग मत सुनवाओ, है ना। छाती पर मूंग मत दलो घर वाला की, पढ़ पुढ़ के प्रूव करो अपने आप को। तो पास रहकर दुख देना, आंसर क्या रहेगा भाई, 4 रहेगा। आंसर क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 19-20 का अंतर होना, ठीक है। 19-20 का अंतर होना, तो 19-20 का अंतर होना क्या होता है भाई, बहुत कम अंतर होना, बहुत अधिक अंतर होना। आपको पता भाई 19-20 कहते हैं ना यार, जोड़ी 19-20 है ना, तो 19-20 है मतलब 20-21 है, तो इसका मतलब बहुत कम अंतर होना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बहुत कम अंतर होना, तो आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है गुरु गुड़ चेला चिन्नी हो जाए। ये बहुत बड़ा डायलॉग है। मान लो कोई मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, वो पढ़ रहा है, और आपको पता है भाई स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, वो पढ़ पढ़ के मेहनत कर रहा है, और मेहनत करके वो मुझसे बहुत बेस्ट कर रहा है, ठीक है। टीचर को और आपके पेरेंट्स को हमेशा खुशी होगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यार गुरु गुरु गुड़ी रह गया, चेला चिन्नी हो गया। तो इसका मतलब क्या है, गुरु से सीख के चेला कोई और भी खास कार्य कर देता है, तो उस चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं गुरु गुड़ चेला चिन्नी हो गया, है ना। मतलब गुरु से भी अच्छा महान कार्य यदि उसका शिष्य करता है तो वो क्या होता है भाई। तो मैं भी ये चाहती हूं कि मैं बोलूं यार गुरु गुड़ चेले चीनी हो गए, तो तुम सारे चीनी बन जाओ, है ना, शुगर, वो चींटी वाली चीनी नहीं। हाँ, नेक्स्ट है छंद में पढ़ने के प्रभाव को क्या कहते हैं, तो यति गति गति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये नीचे जो हलंत वाला होता है ये वाला सम उपसर्ग, ठीक है। तो सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमें भाई, संस्कार शब्द में। नेक्स्ट है आम का पर्याय नहीं है, आम का पर्यायवाची नहीं है। अमृत फल, अम्र, पिक या रसाल, तो आपको पता पिक आई थिंक तोते से रिलेटेड कुछ होता है, ठीक है। अमृत फल आम होता है, अम्र भी आम होता है, रसाल सबको पता आम होता है, तीनों तो सबको पता है भाई आम होते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आपको पता पिक क्या होता है भाई, आम होता है, पिक क्या होता है, आम होता है। नेक्स्ट है अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनुराग शब्द का विलोम होगा विराग, ठीक है। अनुराग का विलोम होगा विराग। नेक्स्ट है शोषक का विपरीतार्थक क्या है, शोषक का पोषक होगा, सीधी सी बात है, ये वाला नहीं, सॉरी ये रोंग है, शोषक का पोषक होगा, शोषक का क्या होगा भाई, पोषक होगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी, सावधानी ई प्रत्यय है, ठीक है। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है भाई, सावधानी शब्द में ई प्रत्यय आपको रहेगा, ठीक है। सावधानी शब्द में क्या रहेगा भाई, ई प्रत्यय रहेगा, बड़ी ई, क्योंकि सावधानी पे बड़ी ई की मात्रा है, तो सीधी सी बात है बड़ी ई। हाँ, नेक्स्ट है मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या है, मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद है मनः प्लस योग, विसर्ग संधि है मनः प्लस योग, ठीक है। मनः प्लस योग क्या होता है भाई, मनोयोग होता है, तो आंसर रहेगा आपका 3, आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट है उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो उत प्लस चारण उच्चारण, ठीक है, उत प्लस चारण उच्चारण,
तो आंसर रहेगा आपका 1, ठीक है। ये क्या है आपकी व्यंजन संधि, तो आंसर रहेगा आपका 1, ठीक है। तो आज हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं भाई, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नजर आ रहा होगा। आई थिंक आपको सब लगभग आ ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस पेपर है टीजीटी लेवल का, ठीक है। अब ये मत सोचना टीजीटी है, पीआरटी पीएस सबको काम आएगा, ठीक है। ये पेपर है क्लियर, तो मैंने आपको इसको करवा दिया है। बाकी इसका रिमेनिंग सेक्शन में कल करवा दूंगी, जिसमें इंग्लिश, जीएस और भी सेक्शन में आपको डील करवाऊंगी, ठीक है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस जो आप बार बार पूछ रहे थे, मैं उनका आंसर कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन तो आप ये पूछ रहे थे बार बार कि मैम टीजीटी की वैकेंसीज कब आएंगी। देखो चंडीगढ़ में सारी आएंगी, आपको पता है, ठीक है, जल्द आने वाली है। दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन है कि मैम जो एसएससी और परमानेंट पोस्ट है उनका सिलेबस लगभग सेम रहता है। बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है, बिल्कुल सेम रहता है, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो या इनका सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अलग अलग हो जाता है। लेकिन चंडीगढ़ में सेम एसएससी वालों का भी वही सिलेबस था पीआरटी का, और परमानेंट पोस्ट का भी यही सिलेबस है, ठीक है। तीसरा, पीजीटी की एग्जाम डेट आ चुकी है आपका 11 फरवरी और 12 फरवरी को पीजीटी के एग्जाम है, ठीक है। पीआरटी की अभी कोई एग्जाम डेट नहीं आई है, जैसे ही आएगी सर्वप्रथम मैं आपको बता दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चौथा आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये था कि मैम जो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि बैच में मैंने एक फोल्डर बना दिया है, आपने चेक कर लिया होगा न्यू ऑफिशियल सिलेबस। अब ध्यान से मेरी इस बात को सुन लो, दिमाग मत खाया करो, तुम छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे बालकों वाले हो जाते हो, मतलब बच्चों की तरह बिहेवियर करने लग जाते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना है कि मान लो यहाँ पर सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कुछ भी XYZ सब्जेक्ट है। जब आप इन सब्जेक्ट को ओपन करते हो तो आपको लिखा होगा न्यू ऑफिशियल सिलेबस, किसी किसी फोल्डर में लिखा होगा और किसी किसी में नहीं लिखा होगा। तो जहां पर बहुत ज्यादा क्लास है और आपको ऑफिशियल सिलेबस बता दिया है बोर्ड ने, ठीक है, चंडीगढ़ बोर्ड ने, तो मैंने यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस के नाम से एक अलग फोल्डर बना दिया है। इसमें क्या है, सिर्फ वही टॉपिक है जो कि ऑफिशियल सिलेबस में गिवन है, जहां से एग्जाम में पेपर आने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो आपको अब मान लो कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर में तो मैंने ऑफिशियल सिलेबस नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसकी क्लास ही मात्र 25 है। एक बात तो यार, 25 ही तो क्लास है, 25 क्लास को क्या फर्क पड़ेगा, देख लोगे तो, ठीक है। 25 में से मैं 10 क्लास अलग निकालना मैंने जरूरी नहीं समझा है, ठीक है। तो इसीलिए जिसके अंदर, अब मैथ है आपको पूरा ही पढ़ना है, सीधी सी बात है, तो जिनके अंदर मैंने ऑफिशियल सिलेबस निकाल दिया, अब इंग्लिश है मैंने निकाल दिया क्योंकि वो उनमें से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जो मैंने ऑफिशियल सिलेबस निकाला है, जिन भी फोल्डर्स में, आपको वो ऑफिशियल सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, पक्का पढ़ना है। और पीआरटी वाले भी ऑफिशियल, पीआरटी वाले बैच में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पीजीटी और टीजीटी दे रहे थे, तो इसीलिए मैंने पीआरटी वाले बैच में भी ऑफिशियल सिलेबस का फोल्डर बना दिया। तो पीआरटी वाले कंफ्यूज मत होना कि क्या है, ये ऑफिशियल सिलेबस है, चंडीगढ़ ने दिया है पीजीटी के लिए, ठीक है। बट पीआरटी में भी एप्लीकेबल होता है, पीआरटी वाले भी उन टॉपिक को अपना बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वही टॉपिक मैंने देख लिया टीजीटी में पूछ रखे हैं, वही टॉपिक पीआरटी में पूछ रखे हैं, वही टॉपिक एसएससी में पूछ रखे हैं, ठीक है। जिनमें ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, जिन फोल्डर में, इसका मतलब वो फोल्डर आपको सारे करने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कोई दोबारा रिपीट मत करना, समझ गए? गॉट इट। दूसरा कॉन्सेप्ट तुम्हें 100% से भी ज्यादा मिलेगा आपके बैच में, 100% नहीं 200% बोलूंगी मैं, हद से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको करवाया जाएगा, ठीक है। हद से ज्यादा कॉन्सेप्ट वहां पर है। वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट के बाद आपको टिल एग्जाम, जब तक आपका पेपर नहीं होगा पीआरटी वालों का, मतलब पीजीटी के लिए तो कर ही रहे, टिल एग्जाम मैं यहां पर आपकी प्रैक्टिस करवाती रहूंगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन इकट्ठा कर लेंगे, यूट्यूब ऐप, कोई फर्क नहीं पड़ता। टिल एग्जाम आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी, उसमें मैं सभी सब्जेक्ट, करंट के भी क्वेश्चन लाऊंगी, हिंदी के भी लाऊंगी, इंग्लिश के भी लाऊंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी लाऊंगी, मिक्स मैच, मैं आपको सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवाती रहूंगी, ठीक है। ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो कि बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस की हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो मैं नया प्रैक्टिस सीरीज शुरू किया, इसकी आज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट का नाम होगा चंडीगढ़ पीआरटी टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है। उस प्लेलिस्ट का ये नाम होगा। उसके अंदर जितनी भी प्रैक्टिस की वीडियो मैं करवाऊंगी वो सारी उस एक प्लेलिस्ट के अंदर डाल दी जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। और आप उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को जरूर देख लेना, इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पेपर्स सब कुछ करवाऊंगी, ठीक है। हाँ, समझ गए? हाँ, इंग्लिश बहुत ज्यादा पढ़ा रखी है मैंने, इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है चंडीगढ़ वालों को। सिर्फ आप स्पेलिंग, वोकैबुलरी, इडियम फ्रेजेस और 1-2 चैप्टर हैं, टेंस और ये आपका जो वॉइस नरेशन, इन 2-4 चैप्टर पर भी अच्छे से काम कर लोगे। ऑफिशियल सिलेबस में निकाल दिए मैंने, जो मेन चैप्टर हैं वो ऑफिशियल सिलेबस में निकाल दिए हैं।
तो इन 2-4 चैप्टर्स पे भी आप अच्छे से काम कर लोगे तो आप बहुत इजीली पेपर मैनेज कर जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीके में करंट अफेयर ज्यादा पढ़ लेना। कंफ्यूज हो मैम कौन सी वाली पढ़ो, अब देखो सितंबर से हमने पढ़ाना शुरू किया था, पेपर हुआ नहीं है तुम्हारा, तो करंट अफेयर इकट्ठी होती जा रही है, तुम पुरानी को छोड़ दो, तुम सिर्फ 2023 के नाम से जो सेव है उसको देख लो, बाकी छोड़ दो। इतना चक्कर में मत पढ़ा करो तुम चीजों के, है ना, ठीक है ना, समझ गए, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। हाँ, बिब्लोफिले, यदि आप इंग्लिश लिटरेचर बैच में हैं बच्चे तो मैंने कल ही फोल्डर बना दिया है, सारे के सारा सिलेबस 98% वहां पर कंप्लीट है। जॉन अपडाइक ओनली सिंगल राइटर है जो पेंडिंग है, जो मैंने करवाना है मैं करवा दूंगी, ठीक है, विद इन ए वीक। उसमें 1-2 राइटर पेंडिंग है, एक कुछ क्रिटिसिज्म पेंडिंग है इंग्लिश के बैच में, वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। हाँ, बाकी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग बैचेस के बारे में पूछते हैं, तो देखो भाई टीचर्स ने मुझे अभी अपडेशंस नहीं दिए हैं चंडीगढ़ के रिगार्डिंग, क्योंकि टीजीटी का सिलेबस ही नहीं आया, तो टीचर्स कैसे बताएंगे, तो मैं मतलब अभी के लिए कुछ नहीं कहूंगी सब्जेक्ट्स बैचेस के बारे में जब तक टीचर्स अपडेशन नहीं आ जाता। सब्जेक्ट बैच आप अकेडमी पर फोन करके ही ले, ठीक है, बट इंग्लिश का मेरी तरफ से 100% है, ठीक है। बाकी जो कॉमन सेक्शन के बैच है वो अपने आप में कंप्लीट है, 100% है, ठीक है भाई। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पर ये पेपर भेज दूंगी मैं, ठीक है, ये पेपर आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम का नाम है अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा, ऑफिशियल टेलीग्राम है, चैनल के जो लिंक्स होते हैं वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। मीनू रिवाइज आंसर की में रीजनिंग का क्वेश्चन गलत है तो आप उसको अपने हिसाब से डिफाइन करें और अगेन ऑब्जेक्शन लगा दें, भिवानी बोर्ड को मेल कर दें। यदि आपके 89 है तो उम्मीद होगी आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। हाँ, डीएसएसबी पे अभी करते हैं काम, एक बार ये थोड़ी सी सर्दियां जाने दो, करेंगे डीएसएसबी पे काम बहुत जल्द। चलो बाय बाय।